गुड आफ्टरनून बच्चों। मेरा नाम प्रियांश गौरव है। आज की अगली क्लास में हम एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म करने वाले हैं। इसमें लास्ट गुप्त और गुप्तोत्तर काल बचा हुआ है। इसकी कंप्लीट प्रीवियस ईयर के पेपर्स से जितने क्वेश्चन आए हैं उसके बेस पर और सिलेबस के बेस पर हमने कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं अपने। इसको टेलीग्राम चैनल पर आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गुप्त काल को। गुप्त काल समझने से पहले इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये आया कहाँ से, है कौन, इतने जल्दी स्वर्ण युग तक पहुंचा कैसे। तो इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा अपन ने कुषाण वंश पढ़ा था लास्ट, जो मौर्योत्तर काल का लास्ट वंश था। एक्चुअल में नॉर्थ इंडिया का पार्ट देखे ना तो मिडिल इंडिया में था सातवाहन वंश और अपर इंडिया में था पूरा पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला एरिया था। ये था पूरा कुषाण वंश। ये पूरा मगध तक फैला हुआ था। मगध मतलब यूपी बिहार तक फैला हुआ था। और यहाँ बीच में दक्कन वाले एरिया में, महाराष्ट्र मिडिल एमपी वाले एरिया में था सातवाहन। कुषाण वंश के ही बिल्कुल मगध एरिया में कुषाण वंश का एक सामंत था। वो मगध का सामंत था। वो एक्चुअल में गुप्त वंश के लोग थे। वो गुप्त वंश के वो था श्रीगुप्त। वो सामंत था कुषाण वंश का। कुषाण वंश का मतलब लास्ट कुषाण उत्तर काल देखें अपन, लास्ट वाला तो बहुत बड़े साम्राज्य को संभालना मुश्किल हो जाता है। और कमजोर शासक की वजह से सभी सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। उसी में से एक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने मगध का सामंत था कुषाण काल में। उसने अपने आप को स्वतंत्र किया और गुप्त काल की स्थापना कर दी। देखते हैं कुषाण साम्राज्य में गुप्त वंश ने मगध के सामंत के पद पर कार्यरत रहे गुप्त वंशीय लोग। कुषाणों की कमजोर स्थिति को देखते हुए स्वयं को उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो इसका संस्थापक कौन था जो सामंत से खुद को क्या कहते हैं स्वतंत्र घोषित कर लेता है? वो होता है श्रीगुप्त। संस्थापक था श्रीगुप्त। इसने अपने आप को महाराज की उपाधि दी। अगले इसी का पुत्र बना घटोत्कच, इसका राजा बना। उसने भी अपने आप को महाराज की उपाधि घोषित की। पर इन्होंने बस सामंत थे, बस अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। पर एक्चुअल में राजा कौन बना था? राजा बना था वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। ये था। ये एक्चुअल में फिर आजू बाजू के लोगों को हरा कर राजा बना। और राजा बनने के लिए ना आप लोगों ने, चलिए ठीक है, पहले मैं आपको पढ़ा दूं, उसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊंगा। ये आपने शिवाजी, अपने मराठा राजा शिवाजी के बारे में भी यही चीज इतिहास में पढ़ने को मिलती है। जब ये राजा बना 319 से 335 में, इसने सबसे पहले राजा बनते ही अपने आप को राज्याभिषेक के टाइम पे अपना गुप्त संवत था, शकों ने स्टार्ट किया था उस, तो तनिष्क ने, तो इसने अपना गुप्त संवत 319 में ही, जब जैसे ही राजा बना, अपना संवत स्थापित किया। इसने लिच्छवी कुल की राजकुमारी, लिच्छवी महाजनपद था कि राजकुमारी से शादी की और राजनीतिक वैधता प्राप्त की। यहां मैं आपको मेन टॉपिक बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में ना जो राजा पहले के समय में, जो राजा का बेटा ही राजा बनता था तो प्रजा उसे स्वीकार करती थी। या फिर किसी और देश का राजा किसी और देश पे कब्जा करे तो जिस क्षेत्र पे अधिकार किया है वहां की जनता भी उसे राजा मान लेती, क्योंकि वो ऑलरेडी राजा था। या तो राजा का बेटा हो या फिर कहीं और का राजा हो जो यहाँ आकर राज्य जीत ले। पर एक्चुअल में कोई प्रजा से कोई राजा बने ना तो उसको प्रजा राजा नहीं मानती। यही चीज विक्रमादित्य के साथ हुई थी। पहले अपन इसकी बात करें तो ये सामंत थे और ये जाति से वैश्य थे। वैश्य मतलब व्यापारी लोग, व्यापारी वर्ग था ये। तो ये राजा बनने के लिए एलिजिबल नहीं थे सो कॉल्ड उस समय के हिसाब से। तो इनके कुछ पैरामीटर होते कि आपको कुछ तो करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको फिर राजा माना जाएगा। या तो आप क्या कहते हैं अपना राज्याभिषेक करवाइए, पूरा सबको बुलाइए और सारी चीजें, या तो आप किसी और राजा की बहन या बेटी से आप शादी करिए, तब आपको राजा माना जाएगा। कुछ ऐसे वो, या तो आप किसी और दूसरे राजा को हराइए, पराजित करिए, मारिए, तब जाके आपको राजा माना जाएगा। तो ऐसे कुछ पैरामीटर होते थे जिनकी वजह से एक नॉन राजा वंश को राजा माना जाएगा। कुछ पैरामीटर होते थे। तो शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी भी कहते हैं वैश्य जाति के, निचली जाति के व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत काम कर लिए, बहुत अपना एरिया भी बना लिया। पर उनके एरिया को साम्राज्य नहीं कहते थे लोग, उनके एरिया को इलाका, क्षेत्र ऐसा बोल देते थे, गढ़ बोल देते थे। उन्होंने इन तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका अपना? इन्होंने अपना, छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया, बहुत बड़े लेवल पे राज्याभिषेक कराया। छत्रपति की उपाधि भी उन्होंने तभी हासिल करी। समुद्रगुप्त ने क्या किया? समुद्रगुप्त ने, जो ऑलरेडी एक राजा थे, उनकी राजकुमारी से, मतलब उनकी बेटी से शादी कर ली। तो इनको राजनीतिक वैधता, मतलब एक पॉलिटिकल अप्रूवल मिल जाता है कि अब से आप राजा हैं। और तीसरी चीज होती है किसी और को मारकर राजा बन जाइए। ये काम किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। घनानंद को आपने सीरियलों में तो देखा ही होगा, हालांकि वो कुछ तोड़ मोड़ के बताया है, पर बेसिक वही है
कि या तो किसी को मार के राजा बनो तब राजा कहलाओगे, किसी की राजकुमारी बेटी से शादी करोगे तो राजा कहलाओगे, या फिर आप अपना भव्य राज्याभिषेक करिए तभी आप राजा कहलाएंगे। अदरवाइज आप किसी भी वंश के रहें, आपको राजा प्रजा ही स्वीकार नहीं करती है। अब आगे बढ़ते हैं। स्वयं को इन्होंने जब राजा बन गए तो शादी करके, तो इन्होंने स्वयं को महाराजाधिराज की उपाधि दी। सभी लोग महाराज की उपाधि ले रहे थे। महाराज मतलब सभी के राजा, और महाराजाधिराज का मतलब होता है राजाओं के भी राजा। सोच के देखिए किस लेवल का सोच पाता था इस चंद्रगुप्त प्रथम। अगली चीज, गुप्त साम्राज्य के उदय के कारण, ये लगभग सभी पीएससीज में आया है। हरियाणा, पंजाब, यूपी पीएससी, बिहार पीएससी, एमपी पीएससी, राजस्थान पीएससी में एक क्वेश्चन आया है कि गुप्त साम्राज्य के उदय के क्या कारण थे, या फिर गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। और यूपीएससी में इसके बारे में इनडायरेक्टली पूछा गया है, तो ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है अपने लिए। जिसमें कहा गया है, जिसमें पहला पॉइंट है कि लोहे के भंडार पर अधिकार। देखिए मध्य भारत में आज भी है, बिहार में, छत्तीसगढ़ में आज भी लोहे और कई सारे मिनरल्स की खदानें हैं। उनको उनका उस समय में जिसके पास इसका अधिकार हो गया इनका, वो उस समय का स्वामी। आपने इससे पहले महाजनपद मगध में भी मगध और अवंती के बीच में इन्हीं लोहे के भंडारों पर लड़ाई होती रहती थी। अपन ने प्रीवियस पढ़ा है इसी स्लाइड्स में, प्रीवियस वीडियो में। मौर्यकाल पढ़िए सॉरी मौर्यकाल और महाजनपद काल वाला पीरियड आप पढ़िए। इससे होता क्या था, लोहे के भंडार मिलने से क्या हो जाएगा, पहले तो सारे हथियार, सारे ट्रैवल व्हीकल, सारे इक्विपमेंट, सारी चीजें मजबूत लोहे की ही बनती थी, तो इनको खरीदना नहीं पड़ता था, खुद का हो जाता था। दूसरा, दूसरों को भी तो चाहिए लोहा, तो उसको बेच के व्यापार में भी सहायता मिल जाती थी, हथियार में सहायक और व्यापार से धन कमाने में सहायक। अगली चीज अगर है कि क्यों गुप्त साम्राज्य का उदय इतना मजबूत हुआ, पहला तो हो गया लोहे के भंडार पर एक्सेस मिल गया, क्योंकि मगध के ही थे, मगध के पास पहले से लोहे के भंडार थे, महाजनपद में अपन ने पढ़ा है। दूसरा आ गया कि उपजाऊ गंगा के मैदान, वो वहां से लेके आप सोचिए महाजनपद एंशियंट काल से लेके मॉडर्न में आज के अपने अंग्रेजों तक गंगा के मैदान जिसके पास हैं, कर मतलब वहां बहुत ज्यादा मिलता था, क्योंकि उपज ऑटोमेटिकली ऐसे बीज फेंक दो फसल हो जाती थी। अगला राजनीतिक स्थान, ये ना रेशम मार्ग पर इनका कब्जा था, क्योंकि इन्होंने कुषाण वंश को हराया था, कुषाण वंश को धीरे धीरे अपने कब्जे में कर लिया था, तो कुषाण वंश के पास रेशम मार्ग का एक्सेस था। और ये उत्तरापद के भी मालिक थे, उत्तरापद तो मगध पाटलिपुत्र से ही गुजरता था, तो कर कलेक्ट करते थे और स्वयं भी उस मार्ग से अपना व्यापार बेचते थे, लोहा वोहा सारी चीजें। और रेशम मार्ग और उत्तरापद में आप एक चीज समझ लीजिए, जैसे ये इंडिया है अपना प्यारा सा, हालांकि मैं यहाँ पर आप बना रहा हूँ, पता नहीं कैसे पढ़ा पाऊंगा। ये कश्मीर है, कश्मीर से यहाँ से निकलता है पूरा क्या कहते हैं रेशम मार्ग, चाइना, तिब्बत, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, फारस की खाड़ी, उसके बाद अरब सागर, रोम, मिस्र, सारी चीजें यहीं पड़ती हैं। और ये इंडिया की तरफ चला जाता है, गांधार, तक्षशिला, दिल्ली, यूपी, फिर बिहार पाटलिपुत्र, ये पूरा। और यहाँ से ये एक रोड है जो मध्य भारत को कनेक्ट हो जाती है। तो ये पूरा रूट सोचिए, इतने देशों का रूट सीधा पूरा कर कलेक्ट कर रहा है कौन, गुप्त काल। उसमें भी चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय और समुद्रगुप्त, सारे लोग। इतना पैसा होगा तो क्यों नहीं स्वर्ण युग आएगा। अगला जो पीएससी में पूछा जाता है, गुप्त काल की जानकारी के स्रोत क्या क्या थे, कहां से हमें पता चला कि गुप्त काल इतना भव्य है। इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो अभिलेखों से, जैसे कि समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ है, उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति जो कवि हरिसेन ने बुक लिखी थी, जिससे हमें ज्यादातर उस समय की तात्कालिक जो परिस्थितियां थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उनकी जानकारी मिलती है। उसके बाद हम बात करें तो मेहरौली स्तंभ जो कि चंद्रगुप्त के समय का है, दिल्ली में स्थित है, वहां से जानकारी मिली। एरन, ये बहुत ही काम का स्तंभ है, इसके बारे में अपन आगे भी पढ़ेंगे। ये भानुगुप्त के समय का है और ये सागर में, ये एमपी की पीएससी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। सिक्कों से हमें पता चला कि इनकी स्थिति कैसी थी। अब जिनके लगभग 4-5 पीढ़ी के राजा लगातार सोने के सिक्के चला रहे हो, तो ऑब्वियसली वो सभ्यता स्वर्ण युग की ही कहलाएगी। इनके सिक्के सोने के, चांदी के, कहां से पीतल की तक की तो ये बात ही नहीं करते थे, सिर्फ सोने चांदी के चलते रहते थे। उसके बाद स्मारक की बात करें तो इनके स्मारक में कई मंदिर इन्होंने बनवाए हैं, गुफाएं बनवाई हैं, अजंता की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं, गुहा चित्र मिले हैं हमें, कई स्तंभ बनवाए हैं, ये अपन ने सभी पढ़े हैं, अभिलेख मिले हैं, सराय बनवाई, सराय मतलब जगहों जगहों पर रुकने, बौद्ध भिक्षुओं के या आम जन के रुकने की, ठहरने की व्यवस्थाओं को सराय कहते थे। और बौद्ध विहार इन्होंने कई सारे बनाए हैं। कई एक विदेशी यात्री था फाहयान, उसकी एक बुक थी
फुकुओकी, ये नाम जूम करके आराम से अच्छे से लिख लीजिए, फुकुओकी। इसने अपनी बुक में उस समय की जो कंडीशंस थे उसके बारे में वर्णन किया है। मतलब ये चीनी ब्लॉगर था उस समय का। साहित्य की यहाँ तक अपन बात करें तो कालिदास, बरावी, कई सारे साहित्यकार में, जिसकी मैंने एक प्रॉपर सेपरेट लिस्ट दी है इसके आगे वाली आने वाली स्लाइड में, जिसने कई बुक लिखी थी, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, और भी कई सारी जिसके अपन आगे बात करेंगे। अगला राजा आ जाता है इसके बाद समुद्रगुप्त, इसी का चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा, जिसकी लाइफ स्पेन रहा है, जो राजा रहा है 335 से लेके 375 समय तक। इसका काल बिल्कुल शांति वाला काल रहा है, आराम से गुजरी है चीजें। B.A. स्मिथ, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, B.A. स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा है। और यह एक बहुत बड़ा कुशल प्रशासक था, कला का संरक्षक था और महान विजेता था। आर्यावर्त जीता है इसने। एक्चुअल में ना पुराने टाइम में अलग अलग क्षेत्र के, जैसे आज MP, UP, राजस्थान, बिहार है, वैसे ही उस समय के अलग अलग एरियाज को अलग अलग नाम से जाना है। पूरा नॉर्थ इंडिया को आर्यावर्त कहते थे। आपने हिस्ट्री में कई बार सुना होगा आर्यावर्त वर्ड। ये एक्चुअल में उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया के लिए यूज किया जाता था। इसमें 6 राज्य थे। समुद्रगुप्त ने पूरे आर्यावर्त को जीता। आर्यावर्त मीन्स उत्तर भारत, और उत्तर भारत मीन्स पूरे आर्यावर्त में उस समय पे 6 राज्य थे, उन सब पर कंप्लीट अधिकार किया उसने, टोटल कंट्रोल था उसके पास। उसके बाद आ जाते हैं दक्षिणापथ। दक्षिणापथ का मतलब यहाँ साउथ इंडिया नहीं है, मिडिल इंडिया है। ये नॉर्थ इंडिया, ये मिडिल इंडिया, मतलब सातवाहन एरिया भी इसने जीत लिए थे। दक्षिणापथ मतलब सॉरी मैंने गलत लिख दिया, दक्षिण भारत नहीं, मध्य भारत को उस समय दक्षिणापथ कहा जाता था, क्योंकि उस समय उनके लिए दक्षिण वही था। ये 12 राज्य इन्होंने उस समय यहाँ पर थे, और इसको पूरा अधिकार नहीं किया, फुल कंट्रोल नहीं किया, मात्र इन लोगों को हराया, और सिर्फ कर कलेक्ट करने के लिए ये इसके राज्य में थे। हालांकि सारे अपने लिए स्वतंत्र थे, अपने डिसीजन ले सकते थे, पर वो एक तो गुप्त वंश पर आक्रमण नहीं करेंगे, गुप्त लोगों पर, और दूसरा हमें कर देंगे। उसके बाद कई सीमावर्ती राष्ट्र जैसे नेपाल, असम, उन्होंने पहले ही इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। एक्चुअल में ना, जिस आप पता नहीं कैसे जानते हैं कि नहीं, कि एक अश्वमेध यज्ञ होता है, आप पढ़ेंगे, सबने करवाया, ये देखिए अश्वमेध पराक्रम, इसने भी एक अपना एक अश्वमेध यज्ञ किया। वो ये होता था कि अपन अपने राज्य से एक घोड़ा छोड़ देते थे, वो जिन जिन राज्यों में जाता था वो सब समझ जाते थे कि अश्वमेध यज्ञ वाला एक यज्ञ करते थे, एक घोड़े की पूजा करते थे, अश्व की, और उसको छोड़ देते थे। वो अलग अलग राज्यों में जाता था, सभी लोग समझ जाते थे कि ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। जिस किसी को लगता था कि ये जिस राज्य से आया है उस राज्य की हमें स्वाधीनता स्वीकार नहीं करनी, वो उस घोड़े को रोक लेते थे। इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध हमारे राज्य से नहीं गुजरेगा, मतलब हमें आपसे युद्ध की चुनौती स्वीकार है। उस घोड़े का मतलब ये होता था, जो इस घोड़े को रोकता था उसका मतलब वो हमसे युद्ध करेगा, और जो उस युद्ध से, जो उस अश्व से नहीं बोलता था, सीधा गुजर जाने देता था, दूसरे राज्य में चले जाने देता था, होते हुए, गुजरते हुए, इसका मतलब उस राज्य को, जिसने, जहां से घोड़ा गुजर गया है, अश्व गुजर गया है, उस राज्य को हमारी अधीनता स्वीकार है। तो महाराजा दशरथ ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था। और क्या कहते हैं, सीमावर्ती राज्य जैसे नेपाल, असम ने इनकी अधीनता वैसे ही स्वीकार कर ली थी उसी यज्ञ की वजह से। इसको कई उपाधियां मिली थी। इसको कविराज की उपाधि मिली थी, ये एक बहुत बड़ा कवि था, वादक था, वीणा वीणा बजाता था। और ये परम भागवत की उपाधि मिली है इसको अप्रतिरथ, ये देखिए मैंने फिर गलत कर दिया, इसको अप्रतिरथ की उपाधि मिली है। अश्वमेध पराक्रम की उपाधि मिली, क्योंकि इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसके समय के सिक्के मिले हैं कई, 6 प्रकार के सोने के सिक्के इसने चलवाए हैं, जिसमें एक में तो ये वीणा बजाते हुए, कहीं में कुछ नृत्य करते हुए, ऐसा कला का संरक्षक था ये ऑलरेडी। तो ये खुद भी बहुत बड़ा कला प्रेमी था, और चीजें स्किल्ड था ये कला में। ये खुद वैष्णव धर्म का अनुयायी था, वैष्णव धर्म मानता था, विष्णु भगवान को मानता था, पर ये सर्वधर्म संरक्षक था एक्चुअल में। मतलब ये मानता एक धर्म था, पर सम्मान सभी धर्मों का करता था। हर बड़े शासक की ये खासियत रही है कि वो जो भी धर्म मानते हो, पर सभी धर्मों का संरक्षण करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। इसने बौद्ध विद्वान वसुबंधु, ये नाम याद रखिएगा, बौद्ध विद्वान वसुबंधु को संरक्षण प्रदान किया था। जब वो इसके यहाँ आया था तो उसको कहा था कि आप रुकिए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी जो भी बौद्ध संगति कराना चाहते हैं कराइए, और रहिए, तपस्या करिए, सब करिए। ऐसे इनको कहते हैं कि संरक्षण देना। फॉर एग्जाम्पल ऐसा, जैसा कि दलाई लामा इंडिया आ जाए तो इसका नहीं मार के भगा देंगे कि आप रुकिए, आपको जैसी सुविधा चाहिए आप अपना जो भी आप करते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं। इनको बोलते हैं कि धर्मों का सम्मान करना, या फिर उस पर्टिकुलर व्यक्ति का को संरक्षण प्रदान करना।
अगली स्लाइड में हम आगे के गुप्त काल के वंशजों को देखेंगे और गुप्त काल में एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हुई हैं जो पूछी जा सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी बात करेंगे। तो अगले राजा की हम जहाँ तक बात करें, ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इनकी 375 से लेकर 415 एडी ईस्वी तक इनका काल रहा है। इस यहाँ से गुप्त काल का स्वर्ण युग स्टार्ट हो गया था। समुद्रगुप्त तक भी था पर वो उसने ज़्यादातर आक्रमण किए और चीज़ें बनाई, पर इसने अब इनको सही जगहों पे लगाना शुरू किया। कला का प्रेमी बना, संरक्षक बना, वो भी था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सभी की राजधानी पाटलिपुत्र रही है। शकों को पराजित किया। पश्चिम में ना शक थे, शक वंश के लोग, वो बहुत बर्बर जाति के लोग थे, वो सिर्फ आक्रमण करना जानते थे। वैसे उनको पराजित किया पश्चिम से। और तो उसके विजय पर उसने चांदी के सिक्के चलवाए। सोने के सिक्के यहाँ पर चलते थे, प्योर गोल्ड चलता था यहाँ सिक्कों के रूप में। और वो सिक्के व्याघ शैली, इसको नोट कर लीजिएगा, IMP है, व्याघ शैली में चले थे। और जब शकों को पराजित किया तो अपने आप को एक उपाधि दी, सकारी। सकारी ऑब्वियस सी बात है, शकों को पराजित करने पर इसने कई वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जैसे कुबेरनाग राजकुमारी से शादी करी जो नागवंश की थी, और अपनी पुत्री प्रभावती, नाम याद रखिएगा, प्रभावती का वाकाटक नरेश रुद्रसेन से विवाह किया और अपनी स्थिति और मजबूत करी। ये ऐसे थे रुद्रसेन कि ये यदि कंट्रोल में आ गए तो आधा मतलब पूर्व तरफ का राज्य इनके नियंत्रण में आ जाता था। तो इसीलिए उन्होंने रुद्रसेन से अपनी बेटी का विवाह प्रभावती का करा दिया। इसके दरबार में नवरत्न थे, पहला राजा जिसके दरबार में नवरत्न थे। उसके बाद अकबर के दरबार में, उसके बाद विक्रमादित्य, शिवाजी विक्रमादित्य के दरबार में हुए हैं। नवरत्न कौन कौन से थे, ये बहुत IMP है, सभी स्टेट PSC और UPSC के लिए इनमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है, या फिर मेंस में सीधा एक इस पर क्वेश्चन ही आ सकता है। पहला कालिदास जो महान कवि और नाटककार थे। बराहमिहिर खगोल शास्त्री थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे। धन्वंतरी को तो भगवान तक का दर्जा दे दिया था। और अमर सिंह कोशकार थे, फाइनेंशियल थे। छपड़क ज्योतिष थे। शंकु वास्तुकार थे। बेताल भट्ट जादूगर थे, नाम से ही लग रहा है कि ये जादूगर होंगे। और घटकरपर, या इनको घटकर्पण भी कहा है कई जगह, कूटनीतिज्ञ थे। और लास्ट है वररुचि, जो व्याकरणविद थे। ये अपने अपनी फील्ड के टॉप क्लास एक्सपर्ट्स थे। और इन्हीं के शासनकाल में जो अपन ने पहले पढ़ा है, फाहियान आया था, चीनी यात्री, और जिसकी बुक थी फोक वोक की, ब्लॉगर था ये चीनी। और उपाधियों की अपन बात करें तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि इनके पास थी, देवगुप्त की, देवराज की, और परम भागवत की। और एक और ये उपाधि सकारी, जो कि शकों पर विजय से मिली है। मेहरौली का लोह स्तंभ इनके बारे में ज़्यादातर जानकारियाँ देता है, जो कि दिल्ली के कुतुब मीनार एरिया पर स्थित है। इसके बाद अगले राजवंश आए, कुमारगुप्त, जो इन्हीं के बेटे थे। देखिए 415 में ये समाप्त हुआ, 415 में इनका शुरू हो गया, से लेके 455 तक। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। मोस्ट IMP UPSC और सभी स्टेट PSC के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। सबसे ज़्यादा अभिलेख इन्हीं के नाम पर हैं। टोटल 18 अभिलेख है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया, जिससे इन्हें अश्वमेध महेंद्र की उपाधि मिली। और कार्तिकेय के उपासक रहे हैं, कार्तिकेय भगवान के। और अपने इन्होंने कार्तिकेय भगवान का पशु कौन सा है, मोर। तो इन्होंने अपने सिक्कों पर मोर की शैली अपनाई, जिसको मयूर शैली कहा जाता है। इनकी कई उपाधियां हैं, जैसे महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र। महेंद्र भी इनका शायद सेकंड नेम या उपनाम हो सकता है। पुष्यमित्र विद्रोह, इन्होंने पुष्यमित्र विद्रोह हुआ था उस समय अपने पुत्र स्कंदगुप्त को, जिसको अपन आगे पढ़ने वाले हैं, इस पुष्यमित्र को भेजा था और वो जीता भी था। स्कंदगुप्त की अपन बात करें, 455 में ये समाप्त हुए। पुत्र राजा बन गया 667 ईस्वी तक, ईस्वी तक। इसको भारत का रक्षक कहा है प्रजा ने खुद बोला है इसको, भारत का रक्षक उपाधि दी है। बहुत कम ऐसे राजा है जिसको प्रजा ने ही खुश होकर उपाधि दी हो। उनमें से एक स्कंदगुप्त था। क्यों दी थी? क्योंकि इसने घोड़ों पर विजय प्राप्त करी थी। ये वेस्ट से आए थे, एक्चुअल में ये इंडिया के वेस्ट में युद्ध हुआ था, पर आए ये मध्य एशिया से थे। मतलब ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ युद्ध हुआ था, यहाँ पूरा गुप्त साम्राज्य था यहाँ तक, और यहाँ से होड़ आए थे। और ये एक बर्बर जाति थी, बस छीनो लूटो वैसी वाली।
और इसकी जानकारी हमें मिलती है भीतरी स्तंभ, जो कि गाजीपुर यूपी में, यूपीपीएससी के लिए आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है। और इसकी सुदर्शन झील का इसने फिर पुनरुद्धार किया था। मैंने इसकी पहले की वीडियो में क्या कहते हैं, सुदर्शन झील बनवाई किसने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, और किसने पुनरुद्धार करवाया, उन सबकी एक पूरी लिस्ट दी है। आप चाहे तो वो पूरी एक ऐसी टेबल बना दी मैंने, वो आप चाहे तो देख सकते हैं। ये किसने, पर्णदत्त द्वारा करवाया था। राजा तो हुक्म देता है, करवाता अध्यक्ष कौन था, पर्णदत्त। एक्चुअल में पर्णदत्त उस समय सौराष्ट्र का सामंत था, उसको क्या बोलते हैं, कार्य सौंपा था कि तो वहीं के वहीं गुजरात में सुदर्शन झील को रिकंस्ट्रक्ट या फिर पुनरुद्धार कर दो। इस समय सोने के सिक्कों में मिलावट होने लग गई थी। देखिए ये पॉइंट समझने की कोशिश करिए। इसके पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए हैं इसके पहले के राजाओं ने, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त ने। ये एक्चुअल में अच्छी बात ज्यादा है, बुरी बात कम है। ये मिलावट से इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत होने लग गया था। एक्चुअल में ना शुद्ध सोना बहुत कमजोर होता है, तो उसको लोग फिर से ढाल के और वो सारी चीजें, उस समय सोने का मोल कितना होगा कि सिक्कों में तक यूज हो रहा है, पर वो सोना बहुत कमजोर सोना होता था। शुद्ध सोना कमजोर सोना ही होता है। तो इसमें मिलावट का 80% मतलब ये है कि सिक्का मजबूत हो, ज्यादा चले, लंबे समय तक चले, ज्यादा चीजें ज्यादा खराब ना हो। ऐसा नहीं कि हाथ से मोड़ दो तो मुड़ जाए। तो उसमें थोड़ी मिलावट, थोड़ी पीतल मिलाया गया, थोड़ा वैसे ऐसी मिलावट करी गई ताकि उसकी मजबूती हो, सिक्के की मजबूती हो। आज अपने सिक्के मुड़ते नहीं है, हालांकि अपने सिक्के सोने के भी नहीं है, पर 20% ये भी था कि इस समय ना ये स्कंदगुप्त लास्ट राजा रहा है जो फाइनेंशियली बहुत साउंड रहा है बाकी राजाओं के साथ साथ। इसके बाद से गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल में आ गया है, मतलब पतन होना शुरू हो गया था। तो पैसे भी कम थे, पर सोने का सिक्का कमजोर होता है, तो उसको मजबूत बनाने के लिए इतना चीजें करनी पड़ी। अगली बात, इसकी उपाधि की बात करें। ये चीज एक हिसाब से देखी जाए तो अच्छी है। इसके पहले सभी शुद्ध सोने के सिक्के चले। इसकी उपाधियों की बात करिए, किसने विक्रमादित्य की उपाधि ली है। सकोपम इसको कहा जाता था, देवराज और भारत का रक्षक। इसके पास नौसेना थी। ये पहला राजा, जैसे हमें पहली जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मिली है। नौसेना, सेना किसी के पास नहीं थी। नाव वाव जहाज वो रहे होंगे कुछ राजाओं के पास। इसके पास प्रॉपर नेवी थी, वाटर आर्मी थी इसके पास। और इस समय जहाज का निर्माण अपने चरम पर चल रहा था। जी हाँ, इस समय इसके पास पूरी असेंबली लाइन थी। सी पोर्ट्स पे जहाज बनाते थे, बेचते थे विदेशियों को। तो ये सारी चीजें थी। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि गुप्त काल को क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है, और बाकी के गुप्तोत्तर काल में क्या क्या चीजें घटित हुई हैं। एंशियंट हिस्ट्री आज यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट करी जाएगी। इसमें हम देखेंगे गुप्त काल को स्वर्ण युग को कहा जाता है। पहला जिसका रीजन मेन रहा है वो है राजनीतिक सशक्तिकरण। ये साम्राज्य बहुत ही सुव्यवस्थित था। राज्य पूरे देश को, मतलब पूरे साम्राज्य को उन्होंने प्रांतों में बांट रखा था, उनको जिलों में, फिर उनको गांव में बांट रखा था। आगे अपन इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे। सबसे मेन चीज, उससे भी ज्यादा ये इकोनॉमिकली बहुत साउंड थे, फाइनेंशियली बहुत साउंड थे। आर्थिक समृद्धि इनकी बहुत थी। तात्कालिक रोम उस समय ना, आप हिस्ट्री को देखोगे उसी समय की वर्ल्ड हिस्ट्री को, उस समय रोम कमजोर पड़ गया था। एक्चुअल में रोम दो भागों में बट गया था, तो बहुत ट्रेड वहां पर हो नहीं पा रहा था कई रीजन की वजह से। तो सारा व्यापार अब कहाँ पे हो रहा था, पूर्वी एशिया की तरफ, या फिर साउथ एशिया की तरफ, या फिर अपन कहें कि पूर्व में भारत की तरफ हो रहा था। और ये होता था रेशम मार्ग से और उत्तरापथ से। और ये दोनों ही किसके कंट्रोल में थे, गुप्त के। एक तो कंट्रोल में थे तो टैक्स भी सारा इनको मिल रहा था, और खुद का व्यापार तो बढ़ ही रहा था। तो मल्टीपल चीजें साथ में मिला के ये गुप्त काल, स्वर्ण काल बन पाया। और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के, देखो पैसा सबके पास था और आगे होगा भी, पर केवल पैसे हो जाने से आप स्वर्ण युग नहीं कहलाए जा सकते। कई सारी चीजें हुई हैं। जैसे इसके पास पहले नवरत्न थे, पूरे इतिहास में सबसे पहले नवरत्न इन्हीं के पास थे। वो पूरी लिस्ट दी है पिछली स्लाइड में। उसके बाद इन्होंने संगीत और कला के संरक्षण, इनके राजा खुद बहुत बड़े, कोई वीणा बजा रहा है, कोई संगीत में आगे है, कोई कला में, तो ये संरक्षण भी देते थे उन चीजों को। और अभिलेखों के का स्थापत्य कही रहा है। सबसे ज्यादा गुप्त काल के अभिलेख हैं, वो भी 18 सर्वाधिक हैं अभी तक के इतिहास के। उसके बाद इन्होंने शिक्षा का विकास किया, तकनीक का विकास किया। नालंदा विश्वविद्यालय खोल दिया सीधा सीधा। आर्यभट्ट इन्हीं के समय के थे जिन्होंने कई सारी खोज करी, जिसकी अपन इसी स्लाइड में बात करेंगे, ये लिखे हुए हैं। उसके बाद तकनीकी विकास कई हुए हैं। आर्यभट्ट, बराहमिहिर ने गणित, ज्योतिष, चिकित्सा में कई योगदान दिए। गुप्तकालीन की प्रशासनिक स्थिति, ये चीज है
स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और विज्ञान एवं तकनीकें, कला, वास्तुकला, ये हैं सभी स्टेट पीएससीज में यही पूछी जाती हैं। बाकी राजाओं के बारे में तो प्री में पूछा जाता है, या फिर बस जानने के लिए गुप्त कल क्या है। असली मटेरियल ये है, यूपीएससी में पूछा जा सकता है। ये देखिए यूपीएससी में कई सवाल पूछे भी गए हैं इस पूरी बोर्ड समय से अपन पढ़ेंगे। जो गुप्त काल की प्रशासनिक स्थिति कैसी थी? सामंती व्यवस्था आने लग गई थी। वही मैंने बताया, राज्य, फिर जिला, फिर प्रांत, ऐसे बांट दिए गए थे। राज्य में राजा होता था, फिर वो प्रांत में बटा होता था राज्य, जिसको मुक्ति बोलते थे, और जो उसका सामंत होता था उसको उपरिक बोलते थे। जिला को विषय कहा जाता था, जिसका मालिक या कलेक्टर, उसको विषयपति कहा जाता था। जिला से छोटी इकाई गांव थी, गांव को ग्राम कहा जाता था, और उसका सरपंच जो उस ग्राम का मुखिया, उसको ग्रामिक कहा जाता था। पता नहीं मुझे ये दिख रहा है कि नहीं, पर आप देख लीजिए, गांव ग्राम कहा जाता था, और उसका क्या कहते हैं, मुखिया होता था ग्रामिक। उसके बाद ये कुमारा मात्य, ये एक पदवी थी जो सभी प्रमुख अधिकारियों को कहा जाता था। ये किसी एक अधिकारी का पद नहीं है, ये सभी प्रमुख अधिकारियों को कुमारा मात्य कहा जाता था। और संधि विग्राहक, ये एक पदवी थी जो युद्ध और शांति के मंत्री को कहा जाता था। गुप्त काल की सामाजिक स्थिति के बारे में बात करें, स्टेट पीएससी से यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। पहली वर्ण व्यवस्था, यह 5 वर्गों में बटा हुआ था। 5 वर्ग कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और पांचवा था अछूत। अगली है दास प्रथा। दास प्रथा थी, पर रोम और अरब जैसी नहीं। पिछली वीडियोस में भी मैंने कई बार इस चीज को दोहराया है। अपने यहाँ दास प्रथा रही है शुरू से, पर इतनी क्रूर नहीं रही। वो घर के सदस्य जैसे लोग रहते थे, चाचा काका टाइप। पर वहां तो रोम अरब में तो पूरा नौकर, मतलब पूरा कुत्ता बना के रख लेते थे उनको, पूरा दास बना के रख लेते थे। अगली स्त्री दशा बहुत कमजोर थी, विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं कही जाती थी, और बाल विवाह भी प्रारंभ हो गए थे। एरन अभिलेख से हमें एक महत्वपूर्ण चीज मिली है, ये सागर में स्थित है, कि यहाँ पे सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिला है। देखो, वर्ल्ड इंडिया का फर्स्ट था, यूपीएससी ने इसको पूछा हुआ है। एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिला है। ये मोस्ट आईएमपी नोट हो जाता है। सांस्कृतिक स्थिति की जहां तक हम बात करें तो साहित्य में कालिदास थे, विशाख दत्त थे, जिनकी विशाख दत्त की तो विशेष पुस्तकें थी, मुद्रा राक्षस और देवचंद्र गुप्तम। कालिदास की इसके पीछे की स्लाइड में पूरी बुकें लिखी हुई हैं। और महाभारत एवं रामायण को अंतिम रूप इसी समय के विद्वानों ने दिया। आज की जो अपन महाभारत और रामायण पढ़ते हैं, वो इसी समय फाइनल टच इसको दिया गया था। कला और साहित्य की जहाँ तक हम बात करें तो मंदिरों के निर्माण होने लग गए थे। नागर शैली में बने मंदिर थे, इस समय की नागर शैली थी। जैसे कि उदाहरण दिया गया है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। मूर्तियों में सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा, सुल्तानगंज यूपी में तांबे की बुद्ध प्रतिमा बहुत ही फेमस है। चित्रकला की बात करें तो अजंता की गुफाओं में कई चित्र मिले हैं। बाघ की गुफाओं में लगभग 100 गुफाएं हैं, और कई सारे तो 100 से भी ज्यादा चित्र मिले हुए हैं वहाँ। गुप्तकालीन की विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र की बात करें तो आर्यभट्ट इसी काल का था। जी हाँ, ये नवरत्नों में तो नहीं था, पर इसी काल का व्यक्ति था, जिसने कई सिद्धांत दिए, जैसे कि पृथ्वी गोल है, सबसे पहले उसी ने बताया। शून्य की खोज करी, जिसके लिए आज भी हम जानते हैं। सूर्य सिद्धांत दिया। सूर्य सिद्धांत मतलब कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। बरामीर इसी समय के नवरत्नों में से एक थे, जिन्होंने 25 सिद्धांतिका, बृहत संहिता जैसी महान किताबें लिखी। धातु विज्ञान, दिल्ली में आप लोगों ने जिन लोगों ने भी देखा होगा, पढ़ा होगा, उनको पता है कि दिल्ली में एक महरौली स्तंभ है, जहाँ जो लगभग 1500 साल पुराना है, 1500-1600 साल पुराना, जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है, और वो सीधा किसी सहारे बस जमीन पे सीधा रखा हुआ है वो स्तंभ। तो बहुत ही ऐसी टेक्नोलॉजी आज तक लोग विकसित नहीं कर पाए कि ऐसा लोहा बना ले जिसमें जंग ना लगे। बड़ी बड़ी शिप्स बनती हैं, आपने शिप देखी है जो पानी में रहती है, तो जो हिस्सा पानी में रहता है आउटर वाला हिस्सा, वो ऐसे ही लोहे का बनाते हैं जिसमें जंग ना लगे या कम लगे। फिर भी वो ऐसी चीजें नहीं हासिल कर पाए कि 1600 साल हो जाए तब भी जंग का एक नामो निशान नहीं है। और अगली स्लाइड में हम गुप्तोत्तर काल देखेंगे, और क्या कहते हैं, इसमें सभी जितने पीएससी के मेन क्वेश्चन हो सकते थे वो कवर किए गए हैं 10 साल के, और यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं 10 साल में, वो कवर करे गए हैं। अंतिम स्लाइड है जिसमें गुप्त काल के पतन के बारे में
चर्चा करी गई है और प्रीवियस ईयर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बात करते हैं पतन के कारणों में। पहला है हणों के लगातार आक्रमण। एक्चुअली में कुमारगुप्त स्कंदगुप्त के समय से ही 2 पीढ़ियों तक से ही हणों की, मैंने बताया था, मध्य एशिया की बर्बर जाती थी। सिर्फ लूटना और सब सामान ले जाना अपने साथ, यही इनका मेन उद्देश्य हुआ करता था। इससे नुकसान ये था कि एक तो लगातार सेना वहां बिजी रहती है। लगातार कोई भी देश हो, कितनी मजबूत देश हो, लगातार युद्ध तो कोई भी नहीं सह सकता। और हणों के पास तो खोने को कुछ है भी नहीं, तो ये लगातार अपनी सैन्य शक्ति वहां खोते रहे। इसमें अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई, क्योंकि सेना को बहुत पैसा, बहुत रसद, बहुत सामग्रियां चाहिए होती है आज भी। दूसरा कमजोर उत्तराधिकारी। स्कंदगुप्त के बाद बहुत कमजोर उत्तराधिकारी आए जो इतने बड़े साम्राज्य को नहीं संभाल पाए। अगला है आर्थिक कारण, जिसमें रेशम मार्ग के व्यापार में कभी, इस समय रेशम मार्ग अपने चरम पर भी था और अपने पतन पर भी था। चरम पर तब जब रोम साम्राज्य में बंटवारा हो गया था और विभाजन हो गया था। उसके बाद यहाँ प्रबल मार्केट हुआ, लेकिन जैसे ही वहां की स्थिति सुधरी तो सारा मार्केट जो यहाँ से वापस रोम की तरफ शिफ्ट होने लग गया था। और ऊपर से कमजोर उत्तराधिकारियों के होने की वजह से रेशम मार्ग पर जो गुप्त वंश की पकड़ थी वो भी ढीली पड़ गई, तो आर्थिक रूप से कमजोरी आ गई। सोने में, अपन ने पिछली स्लाइड में देखा है, सोने में मिलावट होने लग गई थी। आर्थिक संकेत थे कहीं ना कहीं। सोने मजबूत तो करना, पर एक्चुअल में सोने की वैल्यू कम हो रही थी। मतलब कहीं ना कहीं पैसा कम बचा है इनके पास, आर्थिक रूप से हो रहे कमजोर। और अगला है बौद्ध धर्म का प्रभाव। बाद के राजाओं ने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया। या तो शुरू से ही राजा बौद्ध धर्म अपना लिया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्टिंग से ही बौद्ध धर्म अपनाया, तो अशोक ने भी धर्म अपनाया, बिंदुसार ने भी अपनाया। बाद के राजा वैष्णव और शैव वंश के वंशज थे, कार्तिकेय को मान रहे थे, और एकदम से बौद्ध आ जाना, तो प्रजा का एकदम से क्या भरोसा उठ जाता है कि अलग उसके राजा होते हैं, तो सैन्य बल भी कमजोर होने लगता है। सैन्य को एक हिसाब से उस टाइम पे धार्मिक शक्ति देता है, एक यूनिटी रहती है, एक धार्मिक यूनिटी का काम कर देता है। सामंतवाद का उदय होने लग गया था। ये चीज ना आगे चल के और प्रबल हो गई थी। राजपूतों तक ये राजपूत अच्छा एक्चुअल में लड़ाकू प्रजाति के सामंत ही होते थे। सामंतवाद का उदय ऐसे, जैसे सामंतों में पहले क्या हो रहा है, वेतन के बदले उनको उसी एरिया की जमीन दे दी जाती थी कि तुम यहीं से इकट्ठा करके अपनी सैलरी निकाल लेना और बचा पैसा राजा को दे देना। पर धीरे धीरे जब सामंत जमीन बढ़ती गई, वो खुद मजबूत होते गए, तो वो अपने आप को शक्तिशाली या फिर अपने आप को राजाओं से स्वतंत्र करने लग गए थे। सामंत व्यवस्था का ये एक ड्रॉबैक था। मालवा सामंत थे यशोवर्मन, इसी समय में स्कंदगुप्त के बाद। मालवा सामंत यशोवर्मन जैसे कई और सामंत थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। यहाँ तक इस पूरी वीडियो में गुप्त वंश, गुप्त काल पूरा समाप्त हो गया था। अब गुप्त के बाद से लेके जो मिडिवल हिस्ट्री अपन चालू करेंगे, उसके बीच में ना ये बहुत एक बड़ा ट्रांजिशनल फेज आएगा। अपन अगली वीडियो की मैं थोड़ी ब्रीफिंग दे देता हूँ, जिसमें कोई पल्लव वंश, चालुक के राष्ट्रकूट, कई सारे वंश आएंगे। एक्चुअल में ना इंडिया ये अपना प्यारा इंडिया एक्चुअल में कई पार्ट में बढ़ गया था। यहाँ पर अलग वंश है, यहाँ अलग वंश है, बंगाल तरफ अलग वंश है, यहाँ अलग वंश है, यहाँ पर यहाँ चोल, यहाँ पल्लव, यहाँ राष्ट्रकूट, ये कई सारे साम्राज्य आपस में बट गए थे। ये पूरा पहले हर्ष का ही क्षेत्र था, हर्ष का कह रहा हूँ, गुप्त काल का ही क्षेत्र था। फिर हर्ष वंश आ गया। हर्ष एक्चुअल में पुष्यमित्र शुंग वंश, पुष्यभूति वंश आ गया था, पल्लव आए, राष्ट्रकूट आए, चोल आए। तो एक ट्रांजिशनल फेज था, और इन्हीं अलग अलग छोटे छोटे राज्यों को छोटा समझ के यहाँ से आ गए थे मीर कासिम और तुगलक वंश, इब्न बतूता, कई सारे लोग आ गए थे। एक वंश होता तो जैसे पहले होड़ आए थे, एक वंश था तो पूरा इनको पछाड़ दिया। छोटे छोटे वंश थे तो एक जब पश्चिम से एक शक्ति आती है मध्य एशिया से, तो वो इसको भी हरा देती है, इसको भी छोटे छोटे करके सबको हरा देती है। तो मिडिवल पीरियड में जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आएंगे, एक्चुअल में हर्ष, पल्लव, पुष्यमित्र वंश का एक आखिरी राजा था जो हिंदू राजा था, मतलब हिंदुस्तान का राजा था। उसके बाद से विदेशी आक्रमणकारी शुरू होने लगे। मतलब गुप्त काल और मध्यकाल मिडिवल हिस्ट्री इसकी अपन बात करें, मध्यकाल, इसके बीच का ये वाला फेज ट्रांजिशनल फेज था। ट्रांजिशनल फेज था।
इसकी एक सेपरेट वीडियो रहेगी। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी बीच की लंबी रहे मेडिवल हिस्ट्री तक पहुंचने से पहले, लेकिन देखिए ये इस पार्ट से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। स्टेट पीएससी में फॉर एग्जांपल यहाँ पे राचोल वंश है तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु साइड से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे। तमिलनाडु पीएससी, आंध्र प्रदेश पीएससी, तेलंगाना पीएससी में ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, पर ओवरऑल क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम होते हैं। इस गुप्त से बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और इसके बाद फिर मेडिवल इंडिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पर इस ट्रांजिशनल फेज को समझने के लिए, इस ब्रिज को समझना बहुत जरूरी है अपने लिए। तो अगली वीडियो इस पर होने वाली है। हालांकि इससे पहले अपन गुप्त काल से प्रीवियसली पूछे कैसे क्वेश्चन गए हैं वो देख लेते हैं। पहला, ये सारे क्वेश्चन सिलेबस में सॉरी इस वीडियो में नोट्स में कवर करे गए हैं। पहला, गुप्त काल के अभिलेखों के बारे में बताइए। गुप्त काल में सबसे कुमार गुप्त के अभिलेखों के बारे में बताइए। अपन ने पढ़ा है सबसे ज्यादा 18 अभिलेख इसी के रहे हैं। कई सारे अभिलेखों की अपन ने इस पर चर्चा भी करी। 2024 प्री में आया था ये। गुप्तकालीन यूपीएससी का क्वेश्चन है, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। गुप्तकालीन कला स्थापत्य के बारे में बात करी, इसकी अपन ने बात करी। देखिए इसमें ना किसी पर्टिकुलर राजा के बारे में नहीं पूछा है। गुप्तकाल 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 गुप्तकाल, बस कुमार गुप्त के बारे में पूछा, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा अभिलेख रहे हैं। मैंने जब पढ़ाते टाइम बताया भी था, ये बहुत जरूरी चीज है। मतलब कोई भी पर्टिकुलर राजा इंपॉर्टेंट नहीं होता। सारे राजाओं को पढ़ने के बाद उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विज्ञान, स्थापत्य में क्या उन्होंने योगदान दिया है, उस समय की परिस्थितियां कैसी थी, वो एग्जाम पूछता है। उस पर ज्यादा ध्यान लगाइए। गुप्तकालीन कला और स्थापत्य के बारे में लिखिए। मेंस 6 नंबर का क्वेश्चन है। कालिदास के बारे में इसी समय के थे, 3 नंबर का 2015 में क्वेश्चन आया है। सारनाथ स्तंभ 2016 3 नंबर में आया है। गुप्तकालीन में विज्ञान एवं तकनीक का विकास किस प्रकार हुआ, 2019 में 15 नंबर का क्वेश्चन आया है ये। गुप्त काल के स्रोत कौन कौन से रहे हैं, इस पर मैंने पूरी स्लाइड दी हुई है। 2021 बिहार पीएससी में पूछा गया है। और गुप्त युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये राजस्थान पीएससी में 2018 में पूछा गया है। और भी कई आप पीएससी इसका अध्ययन करेंगे ना, सब में प्री मेंस में, मैंने इसमें ज्यादातर प्री के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं। मेंस में आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल 15 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर के तक के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। इससे पता चलता है कि गुप्त काल बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही मेन पार्ट हो जाता है एंशिएंट हिस्ट्री का। गुप्त पीरियड, मौर्य पीरियड और सभ्यता वाला पीरियड। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसको इस प्रकार के हैंड रिटन नोट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आपने स्टार्ट करी है तो आप नोट्स बनाने पे कम ध्यान दीजिए, रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। नोट्स एक बार में ही, मैं तो कहता हूँ आप चैनल पे आके एक बार में ही सारे नोट्स, इसमें क्या है, मैं 3-4 बुकों अलग अलग कोचिंग के, बड़ी बड़ी कोचिंग के मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, उनके कोचिंग के नोट्स मेरे पास हैं, उन सबको मिलाकर एक फाइनल नोट्स बनाता हूँ ताकि आपको 10 जगह भटकना ना पड़े। एक बार नोट्स बनाइए और उसकी 10-15 बार प्रैक्टिस करिए आप। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक्चुअल पीडीएफ चाहिए जो प्री और मेंस की, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करिए। मैं आपको सभी सिलेबस, प्री मेंस का सिलेबस और प्री मेंस के पिछले 10 साल के पेपर्स की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। इसकी एक्चुअल प्राइस तो वैसे 299 है, पर आप लोगों के लिए आज चूंकि एंशिएंट हिस्ट्री का मेन टॉपिक खत्म हो रहा है, मात्र 99 रुपीज़ में आपको लगभग 10 से 15 पीडीएफ जो कि सिलेबस प्री मेंस की हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स की हैं आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जिसमें जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की है तो यूपीएससी की मिल जाएंगी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार पीएससी, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, किसी भी पीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं आप मैसेज करिए। आपको इसके लिए फिलहाल 99 रुपीज़ में सारी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएंगी। आप चाहे तो ट्यूटर इन एमपीपीएससी, यूपीएससी के क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं, जिस पर आपको ये सभी प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जा रहे हैं। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। प्रियांश गौरव साइनिंग ऑफ।